गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। पुनः आप लोग के समक्ष एक नया वीडियो लेके आया हूँ और आज का जो क्लास होगा काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज का जो क्लास है प्राचीन भारत का स्रोत से ही संबंधित है दोस्तों। ये भाग 4 है, ये 5वां वीडियो है प्राचीन भारत में। और आज का जो क्लास होगा ना वो काफ़ी महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम। ऐसे तो सभी वीडियो में कुछ ना कुछ मैं इतना मैटर इसमें डालता हूँ ना, कोई भी एग्जामिनेशन में पूछा ही जाएगा। तो चलिए, प्राचीन भारत के स्रोत में मेरा अगला सीरीज जो है भाग 5 ग्रुप नहीं भाग जो है 4 है, उसमें हम लोग बात करेंगे। थोड़ा समझ लेते हैं दोस्तों। हमने जब स्टार्ट किया था प्राचीन भारत तो उसमें मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया था एंड पूरे प्राचीन भारत को मैंने कैटेगराइज किया था, पूरे बांटा था, पूरे इतिहास कालखंड को बांटा था। इसके बाद मैंने भाग 1, भाग 2 और भाग 3, जिसमें मेरा पहला जो था ना प्राचीन भारत का इतिहास का स्रोत। जो मैं प्राचीन भारत जो पढ़ रहा हूँ, इतना जो अध्ययन कर रहा हूँ, या इतिहासकार ने पूरे इतिहास जो लिखा उसका स्रोत क्या था, कहाँ से ये पॉइंट बाहर निकल गया। तो इसका 3-4 स्रोत है, 3 स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी स्रोत। तो मैं इसी कड़ी में मैं पुरातात्विक स्रोत के ही अंतर्गत अभी चल रहा हूँ। तो मेरा 4वां वीडियो है। इसके बाद जस्ट मैं साहित्य स्रोत पे आऊँगा, जिसमें वेद की बात करूंगा, ब्राह्मण ग्रंथ की बात करूंगा, यानी जितने भी बौद्धिक ग्रंथ की बात करूंगा, जैन धर्म से संबंधित जितने भी ग्रंथ होगा उसकी बात करूंगा। इसके बाद जो धर्म से संबंधित नहीं हो उसकी भी बहुत सा पुस्तक है जिसने प्राचीन भारत की बातों को सुलझाया है, बताया है, उसका भी मुझे अध्ययन करना है। और इसके बाद विदेशी जो यात्री आए हुए थे, विदेशी स्रोत या विदेशी यात्री आके बहुत सा पुस्तक को रचना किया था, उसके भी माध्यम से मुझे प्राचीन भारत का इतिहास को समझने का मौका मिलेगा, उसका भी मैं अध्ययन करूंगा। तो इसी कड़ी में मेरा पुरातात्विक स्रोत है। जब मैंने पहला वीडियो, दूसरा वीडियो में भाग 1 में मैंने बताया था पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख आता है दोस्तों, मूर्ति कला, चित्रकला और सिक्का। तो मैंने ये चारों पॉइंट को मैंने डिस्कशन कर चुका हूँ भाग 3 तक। मेरा आज का जो क्लास है ना भवन एवं स्मारक से संबंधित है। तो भवन एवं स्मारक में भी मैंने कैटेगराइज किया, अलग अलग मार्ग को बांटा। राजप्रसाद, मंदिर निर्माण की शैली, विहार, स्तूप और चैत्य। तो पिछले वीडियो में मैंने राजप्रसाद, भवन एवं स्मारक से संबंधित मैंने राजप्रसाद के बारे में अध्ययन किया था। कहा था दोस्तों सूर्य चंद्रगुप्त के द्वारा जो बनाया गया था 80 स्तंभ पर लकड़ी का बनाया हुआ था, जो वर्तमान में पटना के कुम्हरार म्यूजियम में ये एकदम सुरक्षित बना हुआ है, जिसकी तुलना ईरान की प्राचीन राजधानी पर्सिपोलिस से किया गया है। उसके बारे में मैंने अध्ययन कर लिया हूँ राजप्रसाद के में। आज जो है मंदिर निर्माण शैली, जो भारत संपूर्ण भारत में मंदिर जो निर्माण किया गया है, बहुत तरह की शैली में निर्माण किया गया दोस्तों। तो आज मुझे उसी के बारे में अध्ययन करना है। इसके बाद विहार के बारे में अध्ययन करना है, स्तूप और चैत्य, सारी पूरे वीडियो में इस चीज का मैं जिक्र करूंगा। आइए, मंदिर निर्माण की शैली। पूरे संपूर्ण भारत में 3 तरह की मंदिर की निर्माण किया गया है, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। तो नागर शैली क्या है, बेसर शैली क्या है और द्रविड़ शैली क्या है, इसके बारे में बताएंगे। और भारत के किस किस क्षेत्र में ये नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली की मंदिर का निर्माण किया गया, उसको भी जिक्र करना है दोस्तों। और वर्तमान में जो बहुत तरह की मंदिर है ना, वो किस किस शैली में बना हुआ है, इसका भी जिक्र करना है। और एक क्वेश्चन यहाँ से आया जाता है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर इस चीज का जिक्र करूंगा, मंदिर निर्माण की शैली नागर शैली में। यहाँ से स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को दोस्तों एक बात जरूर कहना चाहूंगा। जो आप लोग जो है ना वीडियो को पूरा का पूरा नहीं देखते हैं, यदि कभी मुझे 1-2 बच्चे का कमेंट आया है, कंप्लेन आया, सर वीडियो पूरा क्लियर नहीं देता है, तो उसका हो सकता है बफरिंग कीजिए, थोड़ा इसका पावर को बढ़ाइए, तो आप पूरा कंसेप्ट क्लियर देखेंगे, पूरा लिखा हुआ पूरा क्लियर होगा। मुझे पूरा आशा है आप लोग बफरिंग कीजिए। तो और साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और व्हाट्सएप, फेसबुक जितने भी ग्रुप हैं उसमें डालिए। जिससे क्या होगा, जो जरूरतमंद बच्चा है, यूट्यूब पे इस तरह की वीडियो नहीं मिल रहा है, उस खोज रहा है, या इतने कंसेप्ट क्लियर जो एकदम हर एक बातों को मैं यहाँ जिक्र किया हूँ, उसको आसानी रूप से मिल जाएगा। और जो चीज़ बाहर जाने के बाद, दिल्ली, पटना जाने के बाद जो कंसेप्ट आप लेते हैं, वहाँ घर बैठे फ्री में बिना कोई पैसा दिए हुए आप ये एजुकेशन ले रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए आप लोग व्हाट्सएप, फेसबुक में डालिए। और एक बात और, आप लोग सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को दबाइए। इससे क्या होगा, मेरे द्वारा जो भी वीडियो डाला जाएगा ना यूट्यूब पे, वो आपको इसका मैसेज मिल जाएगा। इसलिए बेल बटन को भी दबाइए। आइए नागर शैली की बात करते हैं। नागर शैली जो है ना उत्तर भारत में प्रसिद्ध है।
जैसे हिमालय से लेके यानी उत्तर में हिमालय से लेके भारत के मध्य में विंध्याचल पर्वत है, उसके बीच में जितने भी मंदिर की निर्माण हुआ या उत्तर भारत कह दीजिए, उसमें जितने भी भारत उस बीच में जितने भी मंदिर का निर्माण हुआ है ना, टोटल का टोटल नागर शैली के तहत हुआ है दोस्तों। यह शैली उत्तर भारत में प्रचलित है। जैसे हमारे भारत में जगन्नाथ मंदिर जो पुरी उड़ीसा में है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर, ये जो महत्वपूर्ण मंदिर आप देख रहे हैं, जो कि बड़े बड़े मंदिर है, प्राचीन काल की बनी हुई मंदिर है, उसका जितने भी शैली है वो नागर शैली। तो पूछा जाता है दोस्तों, कोणार्क का सूर्य मंदिर सबसे पहले किस राज्य में है? तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का जैन मंदिर और भुवनेश्वर का, तीनों का तीनों उड़ीसा में है, और दिलवाड़ा का जैन मंदिर मध्य प्रदेश में है। जितने भी मंदिर महत्वपूर्ण है, काफी जाइए, कभी समय मिले तो उस जगह पर घूमिए, आपको उसकी बनावट के बारे में पता चल जाएगा। तो टोटल का टोटल नागर शैली में वो ये जितने भी जगह है, कहीं ना कहीं विंध्याचल और उत्तर भारत के हिमालय में जो है उसके बीच का क्षेत्र है। तो नागर शैली पता चल गया होगा, उत्तर भारत में प्रसिद्ध है और जितने भी मंदिर है वो नागर शैली में बना हुआ है। दोस्तों बैसर शैली जो है ना, मध्य भारत में प्रचलित है। उसको हम कह सकते हैं विंध्याचल से लेके और कृष्णा नदी के क्षेत्र में जो बीच में जो भी क्षेत्र पाया गया है उसमें बैसर शैली का निर्माण किया गया है। यह शैली मध्य भारत में प्रचलित है, विंध्याचल पर्वत से लेके कृष्णा नदी के बीच में। जैसे महाराष्ट्र का अंबरनाथ मंदिर पूछा जाता है, अंबरनाथ मंदिर कहाँ स्थित है कहेंगे महाराष्ट्र में दोस्तों। तो इससे हमको शैली की भी जानकारी मिल रही है, साथ साथ जो मंदिर स्थित है किस राज्य में किस जगह है उसकी भी जानकारी दोस्तों मिल रहा है। तो एक ऐसा नहीं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैं प्राचीन भारत का स्रोत का मैं बारे बताऊं, इसके बारे में बहुत सा फैक्ट डाला हुआ है, उसको भी आप लोग समझ रहे होंगे और आने वाले एग्जामिनेशन के लिए आप तैयार रहेंगे। तो महाराष्ट्र का अंबरनाथ मंदिर जो बना हुआ है ना, वो बैसर शैली के माध्यम से बना हुआ है, जो कि एक बहुत सा उच्च सुंदर नमूना है बैसर शैली का। तो ये हम लोग को समझेंगे। अब आए द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली का मतलब ये दक्षिण भारत जो से कृष्णा नदी से लेके और कन्याकुमारी के क्षेत्र में बीच में जितने भी क्षेत्र बना हुआ है, उस बीच में जितना भी मंदिर का निर्माण हुआ है, टोटल का टोटल द्रविड़ शैली के। जैसे यह शैली दक्षिण भारत में प्रचलित है। जैसे कांची में कैलाश मंदिर, तंजौर में राजेश्वर मंदिर जिसको हम लोग बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, द्रविड़ शैली का सबसे उत्तम उदाहरण कौन है, या सबसे अच्छा जो द्रविड़ शैली से बना हुआ अच्छा या सर्वोत्तम या उत्तम मंदिर निर्माण। सॉरी दोस्तों, एक बार पुनः, द्रविड़ शैली का सबसे उत्तम उदाहरण मंदिर कौन सा है? तो तंजौर का बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर। यहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल गया। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तो तंजौर में है। इसी बृहदेश्वर मंदिर का दूसरा नाम राजराजेश्वर मंदिर। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा। अब आइए मंदिर की बात किया जा रहा है ना दोस्तों, तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे बाहर निकल जाता है, मंदिर का निर्माण सर्वप्रथम किस काल में होता है? तो वह गुप्त काल में होता है। कहा भी गया है जो सनातन धर्म या हिंदू धर्म के लिए जो गुप्त काल होता है, यह स्वर्ण काल कहा गया है। तो मंदिर का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था तो गुप्त काल में हुआ था। तो मैक्सिमम मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था दोस्तों। आइए अब हम लोग ये मंदिर शैली के निर्माण के बाद हम लोग विहार के बाद समझेंगे। विहार क्या होता है? विहार दोस्तों एक प्रकार की बौद्ध धर्म से संबंधित या बौद्ध धर्म को मानने वाला जो अनुयायी होते हैं ना, उनका रहने का एक निवास होता है। साथ साथ वहां पर शिक्षण संबंधित जो कार्य संपन्न किया जाता है ना, वो विहार में किया जाता है। साथ साथ इस विहार में जब ये लोग तो घूमते रहते हैं, जब बरसात की मौसम आती है तो बरसात की मौसम में ठहरने के लिए भी ये लोग विहार का प्रयोग करते हैं, विहार जगह का प्रयोग करते हैं। तो इसके बारे में विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, साथ साथ बौद्ध धर्म से संबंधित जो शिक्षा कार्य संपन्न होता है वो टोटल का टोटल विहार में होता है। जैसे हमारे बिहार क्षेत्र में कहा भी गया है, बिहार का जो नाम है विहार से ही निकल के आया है, क्योंकि भारत में विहार की अधिकता के कारण बिहार के जगह जगह पे बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान काफी संख्या में था। उसी के द्वारा उस पूरे के क्षेत्र को बिहार के नाम से चला गया, जो आगे चल के बिहार नाम हुआ था। तो बिहार का मतलब होता है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। पूछा जाता है यूपीएससी के एग्जामिनेशन में, सो विहार, चैत्य, स्तूप में डिफरेंस बताइए, या किसको कहा जाता है, चैत्य किसको कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया जाएगा। आप वहां पर इस तरह की मैटर को नहीं समझेंगे तो फंस जाएंगे। तो विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, साथ ही ये भी कह सकते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। जैसे हमारे बिहार के क्षेत्र में और बिहार से बाहर भी, जैसे वेलवन महाविहार जिसने बिंबिसार ने बनाया था बिहार के क्षेत्र में, जेतवन महाविहार जेत कुमार ने बनाया था,
नालंदा महाविहार, जिसको नालंदा विश्वविद्यालय भी बोलते हैं, कुमारगुप्त ने बनाया था। विक्रमशिला महाविहार या विक्रमशिला महाविद्यालय या महाविश्वविद्यालय धर्मपाल ने बनाया था। तक्षशिला महाविहार या तक्षशिला विश्वविद्यालय, जिसको राजा तक्ष ने बनाया था। तो जितने भी चीज आप देख रहे हैं ना, आगे चल के इसमें शिक्षण कार्य भी संपन्न हुआ है, साथ साथ जितने भी बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते थे वो इसमें रहते भी थे, तो दोनों कार्य संपन्न होता था, इसलिए उसका नाम महाविहार या विहार पड़ा। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। यदि कोई तरह की समस्या होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, मैं पूरा कोशिश करूंगा आपकी समस्या को हल करने के लिए। साथ साथ पुनः आप कहते हैं वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, व्हाट्सएप फेसबुक में डालिए। इससे क्या होगा, जो बच्चे वंचित हैं, जो बच्चे इस चीज का लाभ नहीं उठा रहे हैं, वो लाभान्वित होंगे और आप इसका बहुत अच्छा स्रोत बनेंगे। क्योंकि आप फेसबुक में व्हाट्सएप में डालिएगा तो कहाँ ये वीडियो जाएगा, हजारों के हजारों संख्या में जाएगा, और जो बच्चे इस चीज की सर्च में होगा उसके लिए बहुत बड़ा, आपको क्या लगता है, कुछ नहीं, एक बार आप फेसबुक व्हाट्सएप में डाल दीजिए, कुछ तो पैसा खर्च होता नहीं है दोस्तों, या कुछ इस तरह का होता नहीं, कुछ डाटा वगैरह खर्च होगा, कोई बात नहीं। आइए हम लोग बात करते हैं विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय। दोस्तों इसी से संबंधित है, महाविहार अभी पढ़ाए हैं, विहार पढ़ाए हैं, तो यहाँ से 2-3-4 क्वेश्चन बाहर निकल के आ जाता है, तो उसको भी देख लेते हैं। ऐसे इतिहास में हम इसको काफी जिक्र करेंगे, तभी देख लीजिए। विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय या महाविहार किसे कहते थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में पाकिस्तान के क्षेत्र में है, अभी ये खंडर के रूप में है, अभी ये चालू रूप नहीं है। तो पूछ दिया जाए विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय किसे कहा गया, तो कहेंगे तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि वर्तमान में अभी पाकिस्तान के क्षेत्र में है। भारत के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में पूछा जाए तो तक्षशिला विश्वविद्यालय, बट भारत के संदर्भ में दोस्तों पूछा जाए भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय क्या है, तो हम कहेंगे नालंदा विश्वविद्यालय। मगर वहीं पर बात पूछ दिया जाए नालंदा के बाद या भारत का दूसरा प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है, तो वह विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो याद रखेंगे तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का सबसे प्राचीन, भारत का सबसे प्राचीन नालंदा, और भारत का दूसरा सबसे प्राचीन विक्रमशिला। और गर्व की बिहारियों के लिए, बिहार के लोगों के लिए है, दोनों का दोनों नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों का दोनों बिहार में है। और नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के नालंदा जिला में है, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिला में है। और दोनों की, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किए हुए थे, तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना राजा तक्ष ने किए हुए थे, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना राजा धर्मपाल ने किए हुए थे, ये याद रखिएगा। बट आगे चल के जब हमारे देश पर मुस्लिमों का, इस्लामों का आक्रमण होता है, तो एक तुर्क मुसलमान होते हैं, याद रखेंगे, तो किसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तोड़ दिया था, नष्ट कर दिया था, आग लगा दिया था, तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी का नाम आता है, जिसने पूरे नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय पर आग लगा दिया था, जला दिया था, नष्ट कर दिया था, और एक प्रकार के तुर्क मुसलमान थे। आइए आशा करते हैं आपने मंदिर निर्माण शैली के बारे में जानकारी हो गया होगा, बिहार के बारे में जानकारी हो गया। अब 2 पॉइंट है, छोटी छोटी, स्तूप और चैत्य। दोस्तों स्तूप के बारे में जानकारी दे देते हैं। विहार, वहां पर बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा निवास स्थान था, शिक्षण कार्य संपन्न किया जाता था। पर स्तूप कहा जाता है जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो उसके पार्थिव शरीर को 8 भागों में बांट दिया गया था, और उसी 8 भागों पे और अन्य स्थानों पे उसी पार्थिव शरीर पे एक स्थापत्य, अर्ध चंद्राकार रूप से एक स्थापत्य बना दिया गया था, उसी को हम लोग स्तूप कहते हैं। तो भगवान बुद्ध के मृत्यु के बाद पार्थिव शरीर पर बना अर्ध चंद्राकार रूप से बना स्थापत्य को स्तूप कहा जाता है। दोस्तों स्तूप एक प्रकार की कहा जाता है, पार्थिव शरीर होता है, पार्थिव शरीर पर बनाया गया एक बिल्डिंग कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा लंबा चंद्र आकार का स्थापत्य कहा सकता है। तो भगवान बुद्ध के मृत्यु के बाद पार्थिव शरीर पर बना अर्धचंद्राकार रूप से बना स्थापत्य को स्तूप कहा जाता है। बौद्ध धर्म के अनुसार या बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने, राजा अशोक, जिसको सम्राट अशोक भी कहा गया है, राजा अशोक ने 84,000 स्तूप का निर्माण किया गया था। लेकिन आगे चल के शुंग वंश के एक राजा होते हैं, शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र ने इस मैक्सिमम 84,000 स्तूपों में से नष्ट कर दिया जाता है। वो इतिहास है, कुछ इतिहासकार इसको मानते हैं, कुछ इतिहासकार इसको नहीं मानते हैं, ये तो सोचने की बात है, हम लोग आगे देखते हैं।
तो स्तूप के बारे में जानकारी हो गया होगा दोस्तों। ये एक प्रकार भगवान बुद्ध के पार्थिव शरीर पर बना गया स्थापत्य है, अर्धचंद्राकार के रूप में होता है और कहा जाता है बौद्ध धर्म के परंपरा के अनुसार कहा जाता है। राजा अशोक ने 84,000 स्तूप का निर्माण कराया गया था, जिसमें शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने काफी बहुत सा संख्या में स्तूप को नष्ट कर दिया गया था। अभी वर्तमान में कुछ महत्वपूर्ण स्तूप है, जैसे सारनाथ का स्तूप, सांची का स्तूप, केसरिया का स्तूप, राजगीर का स्तूप। ये अभी वर्तमान में स्तूप बनाया गया है, जो कि अशोक के द्वारा भी इसमें काफी बनाया गया हुआ है। चलिए एक सवाल यहाँ से उड़ जाता है, विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप कौन सा है? तो वह केसरिया, बिहार के पूर्वी चंपारण में बिहार का एक पूर्वी चंपारण जिला है, उसमें एक जगह केसरिया है, वहां पे एक स्तूप बनाया गया जो कि विश्व का सबसे बड़ा स्तूप माना गया है दोस्तों। तो विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप केसरिया, पूर्वी चंपारण, बिहार। साथ ही दोस्तों जापान के सहयोग से बिहार के एक राजगीर नालंदा क्षेत्र में आता है, तो राजगीर में एक शांति स्तूप का निर्माण किया गया है। तो यहाँ बहुत है पूछा जाता है राजगीर में या विश्व शांति स्तूप कहाँ निर्माण किया गया है? तो राजगीर। जिला का पूछा जाएगा तो नालंदा, राज्य की बात पूछा जाएगा तो हम लोग कहेंगे बिहार। और किसके सहयोग से बना गया है दोस्तों? तो कहेंगे जापान। तो लिखा हुआ है जापान के सहयोग से राजगीर में विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया गया। अब आते हैं एक चैत्य भी संबंधित है बौद्ध धर्म से। तो कहा गया एक प्रकार की पूजा स्थल होता है, पूजा घर होता है। यह बौद्ध धर्म का पूजा घर या पूजा स्थल को चैत्य कहा गया। तो 3 टर्म है, विहार, स्तूप और चैत्य। आशा करते हैं आप दोनों में तीनों में अच्छा से क्लियर हो गए होंगे, अंतर समझ में आ गया। फिर से मैं बता रहा हूँ, विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान या शिक्षण का जहाँ संपन्न होता है उसको विहार कहा जाता है। स्तूप भगवान बुद्ध के पार्थिव शरीर पर बना गया अर्धचंद्राकार जो एक स्थापत्य होता है, घर होता है, बिल्डिंग होता है, उसको हम लोग स्तूप कहते हैं। और चैत्य जहाँ पे बौद्ध धर्म के भिक्षु लोग या उनके मानने वाले जो अनुयायी होते हैं वहाँ जहाँ सभी बैठ के एक पूजा स्थल का निर्माण करते हैं, पूजा स्थल होता है या पूजा घर होता है, उस स्थान को हम लोग चैत्य के नाम से जानते हैं। दोस्तों आशा करते हैं आप ये वीडियो देखे होंगे, पूरा आशा करते हैं तो आप पूरा तरह से सीखे होंगे। और पुनः मैं आप लोग कहते हूँ, आप यदि एक प्रॉपर कंपटीशन का तैयारी करते हैं, चाहे बीपीएससी, यूपीएससी या आप जो जनरल कंपटीशन, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या जो भी संबंधित होता है, आर्मी, एयरफोर्स, रेलवे का जो भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं, तो उसको तैयारी करने के लिए आप सुन लेने से नहीं काम चलेगा। आप इसका एक प्रॉपर नोट बनाइए और एक प्रॉपर नोट बना के 1 बाय 1 उनको लिखिए। मैं इसके लिए बहुत वीडियो बना रहा हूँ और बनाऊंगा भी। आप यदि जिस दिन प्रॉपर नोट बना के आप पढ़ लीजिएगा तो कोई भी कंपटीशन में जब बैठिएगा ना, तो आशा करते हैं एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं आएगा, बनेगा ही बनेगा। कुछ दिनों में